तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको बोलते हैं क्या, विश्व व्यापार संगठन। और उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो हमारा वैश्वीकरण हुआ है ना, उसका क्या क्या फायदा हुआ था। और उसका एक फायदा जो बहुत बड़े रूप में था वो बाह्य प्रापण के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोला करते थे, आउटसोर्सिंग, है ना, इसकी बात की थी। अब आउटसोर्सिंग में इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मैंने पढ़ाने की बात खुद का एग्जांपल देकर के बताया था आपको, वीडियो एडिटिंग का बताया था। ऐसे ही मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से भारत में चल रहा है। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है कि भारत के जो डॉक्टर्स हैं ना, पूरे दुनिया में उनका बहुत नाम है, इंडियन डॉक्टर्स का। और हमारा एक इंस्टीट्यूट है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो पूरे दुनिया में मेडिकल साइंस के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में कंसिडर किया जाता है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट भी माना जाता है उसको। और वहां पर भी हमारे देश के डॉक्टर्स इतना नाम रोशन कर रहे हैं देश का कि लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उनको इलाज सस्ता पड़ता है और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कंसल्ट करते हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, और कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, या कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, या कोई यूरोप में किसी दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, इंटरनेट पर वीडियो चैट करके कंसल्ट भी कर देते हैं। तो और इंडिया में भी कंसल्टेंसी बहुत स्टार्ट हो चुकी है। मेरा ही कुछ फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, उनका विजिट नाम का एक एप्लीकेशन है। वो भारत के अंदर ही इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाए और अच्छे डॉक्टर से मिल जाए। तो उनका जो भी एप्लीकेशन है वो अवेलेबल भी है गूगल पे पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि आउटसोर्सिंग में हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे थे। अभी आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर, विश्व व्यापार संगठन पर। तो विश्व व्यापार संगठन क्या यार? विश्व व्यापार संगठन जो है ना, वो इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम लोग एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन तो क्या बोले, उसको बोला करते थे गैट। एक संधि थी, एक समझौता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब समझ लीजिए सीमा शुल्क, समझे। और इसको वैसे हिंदी में जो वास्तव में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है उसमें बोलते हैं प्रशुल्क। लेकिन इस संधि का जो नाम है, मैं सा और शाह में कभी कभी गड़बड़ कर देता हूं, मैंने संधि बोल दिया था। संधि का जो नाम है वो है, एक आम समझौता हुआ था किस पर? व्यापार पर और सीमा शुल्क पर एक संधि हुई थी। तो वही संधि का नाम क्या था? गैट। और ये 1948 में हुई थी। आप याद करिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, है ना। 1939 से 1945 तक चला। उसके बाद से 1945 में ही एक पूरे दुनिया में लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसको बोलते हैं क्या? यूनाइटेड नेशंस, यूएन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस था, जिसको हम लोग पूरी दुनिया का एक तरह से ये मानते हैं कि सबसे बड़ा समूह है और आपस में कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, और हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे या फिर हम लोग जब राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि अभी उसके बाद क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई 1945 में। और फिर सोचा गया कि यार व्यापार का देखो बहुत बड़ा फायदा है। अभी आज एक इंडिया में एक फिलोसोफर बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, सदगुरु नाम से लोग जानते हैं उनको। और उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा ना हो तो क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि हम लोग का लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो वो ये बोलते हैं, और मैं भी इस बात से काफी सहमत हूं, कि आप क्या करो, अगर लोग आपस में व्यापार करने लगे, क्या करने लगे? व्यापार। आपका पैसा उस देश में फंसा हुआ है, उस देश का पैसा आपके यहां फंसा हुआ है, और सरकारों का नहीं, लोगों का। मान लीजिए मेरा बिजनेस पाकिस्तान से हो जाए, उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया था, लेकिन पाकिस्तान को भी हटा देते हैं, किसी और देश की बात करते हैं। पूरी दुनिया में मान लीजिए मेरा जर्मनी में भी कुछ काम चल रहा है, मेरा चीन में भी कुछ काम चल रहा है, मेरा काम अमेरिका में भी चल रहा है। तो एक व्यक्ति के तौर पर मैं सोचूंगा कि यार चीन से झगड़ा ना हो जाए, आप समझ रहे हो। और पूरी दुनिया में अगर यही होने लगे कि सारे लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा, युद्ध नहीं होता है, झगड़े होंगे। देखिए झगड़े में ये हो जाएगा कि अरे तुमने मेरा पैसा क्यों नहीं दिया, तुम पैसे दो, तुम कम रेट में पैसे दे रहे हो, आपने बोला था पहले पैसा देने के लिए, अभी नहीं दे रहे हो। लेकिन युद्ध नहीं होगा। और युद्ध की पूरी मानव जाति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बार ऐसा हुआ है। भारत और पाकिस्तान में आज ही बहुत गरीबी है, पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही खराब होती आ रही है, साक्षरता दर तो बहुत ही खराब है उनकी, है ना। हम लोग 1991 की क्राइसिस की मैंने बात की थी, वहां पर मैंने बताया नहीं आपको, हम लोग के पास एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग को पैसा मांगना पड़ा। पाकिस्तान 20-22 बार मांग चुका है पैसा। जो उनके अभी करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने पहले चुनाव से पहले बोला था कि मांगेंगे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पैसे मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरी है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। तो बहुत बार जितनी कीमत युद्ध की हमें चुकानी पड़ी, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है, समझ रहे हैं। और भारत को भी कीमत तो चुकानी पड़ी है। हमारे इतने सारे शहीद हुए हैं, इतने सारे वीर सपूत जो भारत माँ के, जो कुछ और अच्छा काम कर सकते थे, देश की और अच्छे से मदद कर सकते थे, उतने बड़े मानव संसाधन को हमें लगाना पड़ा अपनी देश की सुरक्षा के लिए, जो बहुत जरूरी काम है। लेकिन अगर युद्ध नहीं होता, अगर हम लोग बहुत शांतिपूर्ण पड़ोसी होते, तो बहुत सारी चीजें बच जाती। तो इस उद्देश्य से कि पूरी दुनिया में
क्या हो, युद्ध ना हो। तो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, और युद्ध के साथ साथ युद्ध तब नहीं होगा जब सारे लोग आपस में एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, व्यापार। तो हमारी हो गई थी ये संधि, और उस समय 23 देशों ने मिलकर के ये संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से भारत एक हिस्सा नहीं था। हम नए नए आजाद हुए थे, और पहले अध्याय के बाद से आपको पता ही है कि अंग्रेज हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। पहले हम पूरे दुनिया का 24% बनाया करते थे, जब अंग्रेज यहां से गए तो हम 4% बनाने लायक रह गए थे। तो हमारी जो वैल्यू थी, हमारी जो, बहुत सीधे कड़े शब्दों में बोलूं तो हमारी जो औकात थी, किसमें, पूरे विश्व के स्तर पर व्यापार की दृष्टि से, एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत कम हो गई थी, है ना। और इस वजह से लोग भारत को सपेरों का देश बोला करते थे, गरीबों का देश बोला करते थे, और हमने वो उन लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत अच्छी से प्रगति की है। लेकिन हुआ क्या कि 1995 आते आते एक ये बात पूरे में फील की गई कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बदल चुकी है, तो हमें और देशों को अपने पास लेकर के आना चाहिए। तो उसी को, जो गैट थी, उसी से एक तरह से ये निकल करके आया। तो पेरेंट बोल सकते हैं हम लोग गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार एवं सीमा शुल्क पर जो संधि हुई थी उसी का, वो 1948 में हुई थी। ये कब हुआ, 1995 में। तो इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, और इसमें भारत भी एक सदस्य है, और भारत नाम मात्र का सदस्य कहीं से भी नहीं है। भारत बहुत ही एक एक्टिव, एक जिसको बोलते हैं ना, बहुत सक्रिय सदस्य है। और भारत जो भी दुनिया भर के विकासशील देश हैं, दो तरह के देशों में बांटते हैं, एक होते हैं विकसित, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, और एक है विकासशील, जो विकसित होने के रास्ते पर हैं। तो जो विकसित होने के रास्ते पर देश है ना, उनका प्रतिनिधित्व करता है भारत। क्या करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, और उनकी मांग बहुत तेजी से उठाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत जो है पूरी दुनिया का छठा हिस्सा है यार, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। पूरी दुनिया को 6 हिस्सों में तोड़ोगे तो एक भारत बनेगा उसमें। तो भारत इतना बड़ा है, तो जब भारत कोई बात बोलता है तो उसको सुना भी जाता है। और कर क्या रहा है ये संगठन, क्या करता है, ये करता है कि मान लीजिए मैं भारत का रहने वाला हूं, और भारत को बहुत सारे देशों से क्या करना है, व्यापार करना है। अब सारे देशों से जो मेरे संबंध हैं वो एक जैसे तो है नहीं, तो हो सकता है मुझे किसी देश से किसी और तरह से व्यापार करना पड़ रहा है, ईरान से किसी और तरह से करना पड़ रहा है, इंडोनेशिया से किसी और तरह से, मलेशिया से किसी और तरह से, बुरुंडी से किसी और तरह से, है ना। यूगोस्लाविया जो पहले हुआ करता था उसका नाम फिर से 5 भागों में टूट गया, हर्जेगोविना, बोस्निया, मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग तरह से मुझे व्यापार करना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत हेडेक हो जाएगी। मैं हर देश के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज बनाऊंगा कि आपके साथ अच्छा इतना टैरिफ मैं आपको दूंगा, आपके यहाँ पर इतना टैरिफ लगेगा, आपके यहाँ इस तरह की चेकिंग होगी पहले, फिर मेरे एयरपोर्ट पर ये चेकिंग होनी चाहिए, अगर बंदरगाह से सामान जा रहा है तो इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए, और इंश्योरेंस का पैसा आप दोगे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पूरे देश में जो व्यापार की एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट समझते हैं, जब कोई बिल बन रहा होता है भारत के संसद में तो उससे पहले एक ड्राफ्ट आता है कि ये बिल कैसा होना चाहिए, विधेयक कैसा होना चाहिए। ऐसे ही पूरी दुनिया में व्यापार कैसे हो, उसका एक मसौदा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, मसौदा, ड्राफ्ट को बोलते हैं मसौदा। तो वो मसौदा तैयार करने में विश्व व्यापार संगठन बहुत मदद करता है। और ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि निर्बाध रूप से, कैसे, निर्बाध रूप से कोई बाधा ना हो और देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करें। उससे क्या होगा, उससे एक तो ये होगा कि सारे विश्व के स्तर पर आप देखोगे ना, तो विश्व के संसाधनों का बहुत अच्छा एलोकेशन हो रहा होगा। क्यों, मान लीजिए पाकिस्तान में कोई चीज बहुत अच्छी हो रही है, श्रीलंका को जरूरत है, तो पाकिस्तान की वो चीज पाकिस्तान बनाएगा और श्रीलंका में जाएगी, और श्रीलंका अगर वो चीज जो श्रीलंका में अच्छे से हो रही है श्रीलंका वो करेगा तो वो पाकिस्तान को भेज देगा। तो इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, अभी इकोनॉमिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे कक्षा 12 में, और हायर एजुकेशन में आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इनको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, है ना। एक होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो एक रिकार्डो नाम के इकोनॉमिस्ट थे, तो रिकार्डो ने ये बताया था कि जिस देश के लोग या जिस अर्थव्यवस्था के लोग जिस काम में अच्छे हैं वो वही काम करें तो पूरी दुनिया का फायदा है, समझ रहे हैं। और वहां पर वो फायदा तब हो पाता है जब ट्रेड हो रहा हो, मतलब व्यापार करो आप, और व्यापार के साथ साथ आप वो काम करो जिसमें आप अच्छे हो अपेक्षाकृत रूप से। तो उन सारी चीजों को आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ट्रेड का कितना फायदा है, पूरे विश्व के जो संसाधन है उनका बहुत सही दोहन हो रहा होता है। आप समझ रहे हैं, मान लीजिए देखिए युद्ध कितनी तरह से प्रकृति को बर्बाद करता है। हमारा भारत और पाकिस्तान में कभी कभी तनाव हो जाता है ना, हमारा पड़ोसी है ही इतना शैतान, कहीं किस तरह की हरकतें करेगा, हमारे सेना पर बमबारी करेगा। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में तनाव बढ़ जाता है, और हम लोगों की सीमाएं एक दूसरे के लिए, सीमा पर जो सैनिक है वो तो बेचारे परेशान होते ही होते हैं, फिर हमें उनके हवाई क्षेत्र से जाने की इजाजत नहीं होती है। तो हमें भारत से मान लीजिए इंग्लैंड जाना है,
या भारत से हमें किसी भी दूसरे यूरोपीय देश जाना है तो हमें उनके ऊपर से होने की जाने की परमिशन होती थी पहले, लेकिन अब हमें घूम के जाना पड़ता है। तो हवाई जहाज में ज्यादा पेट्रोल आप खर्च कर रहे हो, इतने सारे लोगों का समय ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। ऐसे ही हम भी मना कर देते हैं, तो हमारा तो बहुत बड़ा देश है। अब पाकिस्तान को अगर कहीं पर भी साउथ ईस्ट एशिया है ना, इंडोनेशिया जाना है, मलेशिया जाना है, मलेशिया से उनके संबंध थोड़े अच्छे हैं, तो उनको फिर पूरा घूम करके जाना पड़ता है। तो उनका भी जो क्रूड ऑयल है या कच्चा तेल या हवाई जहाज का जो तेल है वो ज्यादा बर्बाद होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो संसाधन है वो तो प्रकृति के है ना, वो तो इस धरती के है, तो हम उन संसाधनों को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इस तरह का उद्देश्य लेकर के इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने, लेकिन पता है जो दुनिया है ना वो उतनी मासूम होती नहीं जब हम लोग उसको देखते हैं। ये सारी चीजें होती हैं आदर्श वाली बातें। कैसी होती हैं? आदर्श। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आदर्श होते हैं किसी के, आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे सब कुछ अच्छा ही इन्होंने किया है ना, और वास्तव में आप देखोगे तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं। लेकिन जब हम आदर्श की बात करते हैं तो वैचारिक स्तर में बात करते हैं, तो विचारों में विश्व व्यापार संगठन ऐसा होना चाहिए था, उसका यह काम होना चाहिए था। काफी हद तक उसने कोशिश भी की है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है यार कि इसको बनाने में भी कुछ ऐसे देश थे जो ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। अमेरिका का बहुत बोलबाला रहा है, अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश रहा है। तो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, किसको? विकसित देशों को, और भारत करता है विकासशील देशों को। तो अमेरिका जैसे देशों की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भारत जैसे देशों को माननी पड़ जाती थी। हमें अपने देश का बाजार अमेरिका के लिए खोलना पड़ा। पहले हम क्या करते थे? बहुत ज्यादा टैरिफ लगा के रखते थे, बहुत ज्यादा प्रशुल्क लगा के रखते थे। तो प्रशुल्क जब बहुत ज्यादा है तो अमेरिका से कोई सामान भारत में आकर के बिकेगा तो महंगा हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हम लोग कहेंगे कि सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क हमने बहुत ज्यादा लगा रखा है। लेकिन यह चाहता है कि निर्बाध रूप से व्यापार हो, तो निर्बाध रूप से व्यापार तब होगा जब आप टैरिफ कम कर दोगे। भारत ने कम कर दिया। अब भारत ने बहुत सारे टैरिफ ऐसे कम किया कि मान लीजिए कॉटन है, सूती है, तो अगर रुई पर टैरिफ कम कर दिया है और अमेरिका में बहुत सारे किसान हैं, वो लोग तो बड़ी बड़ी मशीन्स का प्रयोग करते हैं और वहां पर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अच्छी है, तो वहां से सस्ता कॉटन हमारे देश में आने लगा, या कॉटन से बनने वाले कपड़े हमारे देश में अच्छे सस्ते आने लगे। तो हमारे देश का जो गरीब किसान था वो परेशान हो गया। अब बहुत सारे आंध्र प्रदेश में कई किसानों ने इस तरह की आत्महत्याएं की थी, और महाराष्ट्र में अभी भी आत्महत्या करते हैं बहुत सारे किसान। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो किसान है उनका पहले तो अपने देश के अंदर सामान बिक रहा था, अब उनकी उतनी अच्छी उत्पादकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उतना अवसर नहीं मिला। हमारे पास छोटी छोटी जमीन है, बहुत सारे कारण हैं। हमारी जमीन खराब नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एक तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है जो हमारे यहाँ खेती पर निर्भर कर रही है, तो बहुत सारे कारणों की वजह से उसका हमें नुकसान भी होने लग जाता है, और हमें इस तरह के देशों की बात माननी पड़ जाती है। किसकी? जो पहले से ही ताकतवर है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इस संगठन का हम हिस्सा तो बन गए, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नुकसान भी उठाने पड़े, लेकिन फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि हमारे लिए भी बाकी दुनिया के बाजार खुल गए। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री बोलते हैं ये फायदा कहीं तो नुकसान है। आपके लिए फायदा तब होता जब आपके यहाँ पर पहले से इंडस्ट्री इतनी ज्यादा एफिशिएंट हो गई होती, इतनी अच्छी इंडस्ट्री हो गई होती कि वो ऐसा कुछ कर पाती कि आप बाहर कुछ बेच पाओ। तो उनको लोग बोलते हैं कि देखो यार, बाह्य प्रापण की बात की तो थी हम लोगों ने, आउटसोर्सिंग की। हम लोग सामान नहीं बेच पा रहे, लेकिन हम सर्विस तो दे पा रहे हैं, हम सेवाएं तो दे पा रहे हैं, हम पढ़ा पा रहे हैं, हम वीडियो एडिटिंग कर पा रहे हैं, हम उनके लिए ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, हम उनके लिए अकाउंटिंग का काम कर पा रहे हैं, लेखांकन का काम कर पा रहे हैं, हम लोगों की स्क्रिप्ट बना करके दे पा रहे हैं। तो हम लोग सेवा में बहुत काम कर ले रहे हैं, है ना। पूरे की पूरी बैंगलोर में जो आईटी इंडस्ट्री आई है वो बहुत हद तक बाह्य प्रापण का ही काम करती है, आउटसोर्सिंग का काम करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इनको कुछ काम देती हैं। बैंगलोर में जो हमारी कंपनीज हैं, HCL है, इंफोसिस है, विप्रो है, ये सारी कंपनीज, TCS है, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं? बहुत सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स उठा करके काम करती हैं। तो कई फायदे भी हुए, कई नुकसान भी हुए। और इससे समझ में क्या आना चाहिए आपको? आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको यह समझ में आना चाहिए कि यार देखो, चीजें बदल रही होती हैं। क्या हो रही होती हैं? बदल रही होती हैं। तो आपको हमेशा यह समझना चाहिए, और क्योंकि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास ऐसा कौशल रहे जो पुराना ना पड़ जाए, है ना। तो बदलते हुए दुनिया के हिसाब से आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप किसी को दो तो उसके बदले में आपको इतने पैसे मिले कि आपका जीवन यापन अच्छे से चलता रहे। कोई चीज आपके पास ऐसी है जिसकी मांग खत्म हो गई या वो बाहर से बहुत सस्ते में आने लगी, तो आपका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो यह शिक्षा भी हमें क्या सिखाता है? विश्व व्यापार संगठन तो नहीं सिखाता है, वैश्वीकरण सिखाता है। और विश्व व्यापार संगठन में कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने बताया कि नुकसान देने वाली भी थी, लेकिन वो उस डायरेक्शन में, उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये वैश्वीकरण की कोशिश है, विश्व व्यापार संगठन की भी कोशिश है। और हम किस तरह से अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे हमारे एक मंत्री हैं सुरेश प्रभु, जो पहले CA थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे,
तो वो भी भारत का जब प्रतिनिधित्व करने गए थे, थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां पर वही हमेशा भारत जैसे देशों का मसला यही आता है कि विकसित देश कहीं बहुत ज्यादा हमारा फायदा ना उठा लें, क्योंकि वहां पर समझौता हो रहा होता है। आप समझ रहे हो कि निगोशिएशन चल रहा होता है। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो मोल भाव करते हो ना, तो एक तरह का मोल भाव हो रहा होता है कि आप हमें ये दे दो, हम आपको ये दे दें। तो दिशा हमेशा वैश्वीकरण की तरफ है, जिसका बहुत फायदा भी हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि वैश्वीकरण का एक नुकसान भी हुआ, कोरोना देख लो, है ना, नहीं होता तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत फायदे भी हैं। और अगर आप फायदों से नुकसान को कंपेयर करोगे ना, तो अभी देखोगे कि बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। भारत जैसे देशों को पूरा कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ, इस पर डिबेट चलती है। लेकिन अगर हम अपने देश में मानव संसाधन को पढ़ा लिखा दें, क्या कर दें, पढ़ा लिखा दें, अगर आप जैसे लोग अमेरिका में बैठे हुए बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो हमें बहुत फायदा, हमारे देश का तो बल्ले बल्ले है फिर, है ना। तो वो तब हो पाएगा जब हम विकसित देश के लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर पाए। और वो कब कर पाएंगे, जब हम पढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़िए, समझिए इन सारी चीजों को। इसमें हम लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात कर ली। अब जो बचा हुआ है कि इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, क्या क्या हुआ। जो पहले हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में बंधी महसूस करती थी, जब हमने उसको खोल दिया तो उसका कितने फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।